clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own. दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी पहलगाम अटैक के ऊपर। अगर इंडिया में कोई मक्खी भी मरती है तो उसके पीछे भी पाकिस्तान जिम्मेदार है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे इंडिया अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी को एक्सेप्ट करने की बजाय इसका इल्ज़ाम सीधा पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है और इसीलिए इंडिया ने पाक इंडस्ट्री को भी सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन कर दिया और इंडिया में लोग ये कहने लग गए कि पाकिस्तान को अब ख़त्म करने का वक्त आ चुका है और पाकिस्तान को इस दुनिया से ही मिटा देना चाहिए। और इसके बाद इंडिया ने सीधा पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दिया और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानियों ने इंडिया की इस वार्निंग को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, बल्कि इसके ऊपर हजारों मीम्स बनाने लग गए। तो इंडिया की इस धमकी के बाद पाकिस्तान ने भी सीधा कह दिया कि हम भी तैयार हैं, आप आओ तो सही। ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेंगे। फिर मेरी बात याद रखो और समझ जाओ और सुधर जाओ, ठीक है? हम भी पाकिस्तानी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला है तो बोलो उधर। पहले भी टी वॉज फैंटास्टिक थी, इस बार टी के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो बी अवेयर। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे क्या सच में इंडिया इतनी पावर रखता है कि वो पाकिस्तान को इस दुनिया से ही खत्म कर दे, और अगर जंग होती है तो कौन सा मुल्क इस जंग को जीत सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ, खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहाँ पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उस। And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. जैसे कि इंडिया हर बार अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी को कबूल करने की बजाय उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देता है और अपने लोगों के अंदर नफरत बढ़ता है। उससे पता चलती है कि बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे। ये आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप इन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। अब हम ये जानते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग लग गई तो इसमें जीतेगा कौन। अव्वल तो इंडिया पाकिस्तान की जंग अभी लग नहीं सकती, वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। 2025 में इंडिया का डिफेंस बजट है 77.4 बिलियन $, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट है 7.6 बिलियन $। इंडिया के पास एक्टिव पर्सनल है टोटल 14,55,550 और पाकिस्तान के पास एक्टिव पर्सनल है करीबन 6,54,000। इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर बॉम्ब है, जबकि इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास टोटल 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है। इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट है 2,229 और पाकिस्तान के पास करीबन 1,400 एयरक्राफ्ट है। और अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो 513 है इंडिया के पास, जबकि इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 313 फाइटर एयरक्राफ्ट है। इंडिया के पास टैंकर एयरक्राफ्ट है सिर्फ 6 और पाकिस्तान के पास है सिर्फ 4। इसके बाद बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की, जो कि इंडिया के पास है टोटल 899 और पाकिस्तान के पास है करीबन 373। अगर हम टैंक की बात करें तो वो इंडिया के पास है टोटल 4,633, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल टैंक्स है करीबन 2,627। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो इंडिया के पास है सिर्फ 264 और उसके मुकाबले पाकिस्तान के पास है टोटल 600। अगर हम सबमरीन्स की बात करें तो वो इंडिया के पास टोटल 18 है और पाकिस्तान के पास करीबन 8 सबमरीन्स हैं। अगर हम इन तमाम स्टैट्स को देखें तो इसमें इंडिया का पलड़ा भारी है। इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। इंडिया के पास ज़्यादा आर्म फोर्स है, पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ है। लेकिन अगर एक जंग जीतने के लिए यही कुछ चाहिए होता तो मुसलमान कभी भी जंगे बदर नहीं जीते, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और उसके मुकाबले कफ़ार हज़ारों की तादाद में थे। लेकिन फिर भी वो जंग मुसलमान जीते थे, सिर्फ अपने ईमान और जज्बे की वजह से।
इसके अलावा आपको अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई थी उसका भी याद होगा, जिसमें एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ वो मुल्क जिसके पास कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। तो तारीख से हमें यही पता चलता है कि जिसके पास जज्बा होता है और वह मौत से नहीं डरता, वही फातेह बनता है। अब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कभी भी न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से कोई हज़ारों किलोमीटर दूर नहीं है, बल्कि पास ही है। और अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसका असर इंडिया पर भी पड़ेगा और इंडिया के कई शहर तबाह हो जाएंगे। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता, और उसके अलावा इंडिया आम जंग भी नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया ने पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमीज अपनी बढ़ाई है। और अगर इंडिया जंग करता है तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर्ज़ों में डूबा है, लेकिन इंडिया पिछले कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। वो सब इस जंग की वजह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, और जो न्यूक्लियर बम होता है वो ये नहीं देखते कि ये इंडिया है, पाकिस्तान है या फिर अमेरिका। जब भी वो कहीं गिरता है तो बस उसका काम होता है तबाही मचाना, और अगर ये न्यूक्लियर वार छिड़ती है तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। और इससे भी बड़ी बात कि इस वक्त इंडिया के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है जो कि पाकिस्तान के दरियाओं सिंध, झेलम और चनाब के पानी को मुकम्मल तौर पर रोक सके। फन फैक्ट ये है कि आज भी अगर वो स्ट्रक्चर को बनाना चाहे तो इसे बनाने के अंदर इसको कम से कम 20 साल लगेंगे। जी हाँ, 20 साल। और इसके अलावा जो पैसा लगेगा और मैन पावर लगेगी, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सो कुल मिलाकर ये एक इंतहाई इलॉजिकल और भोंडा सा मूव था, और इसका एहसास भारत को खुद बाद में भी हो गया। और इसी वजह से हमने देखा कि आखिरी हरबे के तौर पर इसने झेलम के अंदर 20 से 30 फुट फालतू पानी भी छोड़ दिया, ताकि पाकिस्तान के अंदर सैलाब से तबाही हो सके। अब एक के बदले 2 और 2 के बदले 4 नहीं, बल्कि 1 के बदले 1000 चाहिए। इसराइल ने जो भी फ़लस्तीन के साथ किया, अब वो सब इंडिया को पाकिस्तान के साथ करना होगा। क्या अब इंडिया में कोई ऐसा नहीं जो सीधा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके? इस जैसे हज़ारों ट्वीट्स इंडियन की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानी इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे, बल्कि इसके ऊपर हज़ारों मीम्स बना रहे हैं। जैसे कि कोई लिखता है कि इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता और इन्होंने जंग रख ली है। इंडिया पाकिस्तान की जंग अब दुबई में शिफ्ट हो चुकी है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। अगर जंग करनी है तो 9 बजे कर लेना, 9:15 बजे हमारी गैस चली जाती है। इसके अलावा हज़ारों मीम्स हैं जो पाकिस्तानी बना रहे हैं और इस सिचुएशन को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो हिसाब है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को ना पल्लियों 2-3 करोड़ रुपया खर्च करके ना इनकी तरफ कोई गार्ड शार्ड भेजने पड़ेंगे, क्योंकि इन पे जो भी कुछ होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान पे आ जाता है। बात तो सही है। वो ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ ना पाकिस्तान ने किया है, तो सारे पाकिस्तानी जितने भी अभी इंडिया में हैं वो यहाँ से निकल जाओ, उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। अब गोदी मीडिया के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, जिसको कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन इन गोदी मीडिया को कौन समझाए जो अपने से ही लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। चलो 1 मिनट के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल इंडियन इंटेलिजेंस पे उठता है कि कुछ पाकिस्तानी इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हुए और 26 टूरिस्ट को कर दिया और वहां से फरार भी हो गए, लेकिन इंडियन आर्मी को भनक तक नहीं लगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपको पता था कि वो जगह सेफ नहीं, कि वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वो इंडिया जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी करता है, और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल चैंपियन ट्रॉफी 2025 है, जिसको इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। उस इंडिया की सिक्योरिटी आपके सामने है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया है, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? जैसे रिसेंटली पाकिस्तान ने एक इंडियन सोल्जर को पकड़ा है जो कि पाकिस्तान में चोरी छुपे इंटर हुआ था। अब ये पाकिस्तानी आर्मी की काबिलियत है कि वो 24 घंटे हर जगह नज़र रखे हुए हैं। गोदी मीडिया अब इस इंसिडेंट को हिंदू मुस्लिम के साथ भी जोड़ रहा है और ये कह रहा है कि सब मुस्लिम्स टेररिस्ट होते हैं और सब मुस्लिम्स को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप सबको याद होगा 2007 और 2008 में समझौता एक्सप्रेस और अजमेर दरगाह में जो अटैक हुआ था, जिसमें करीबन 71 लोग मारे गए।
और 17 लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। क्या आपको पता है कि सब पाकिस्तानी मुस्लिम थे और कुछ इनमें लोकल मुस्लिम्स भी थे और ये अटैक हिंदुओं की तरफ से हुआ था। अब भी गोदी मीडिया ये कहें कि सब मुस्लिम्स टेररिस्ट होते हैं। बस इंडिया अपनी आवाम के आगे जीत चुका है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तानी तमाम सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट बैन कर दिए, पाकिस्तानी यूट्यूबर के अकाउंट बैन कर दिए, PSL को बैन कर दिया, पाकिस्तानी एक्टर को बैन कर दिया कि इस बार हमने कुछ नया किया है। लेकिन इंडिया अपनी आवाम को ये नहीं बताना चाहता कि यह हमारी नाकाबिले थी, कि कोई हमारे इलाके में आकर अटैक करता है और हमें पता तक नहीं चलता। बस इस वीडियो में मैंने आपको यही कुछ बताना था। पिछली वीडियो मैंने इसके टॉपिक पर कवर की है, अगर आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद हम एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और भारत के दरमियान क्या बाकायदा अब फायरिंग का आगाज हो चुका है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने जनाब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इकरार कर लिया है कि हम नाकाम हुए हैं, हम फेल हुए हैं। और ये नहीं बताते, ये चुप हो जाते हैं इस बात के अंदर कि उसके अंदर एक मुसलमान भी जो है वो शहीद हुआ है। और फिर जब आर्टिकल 370 हटा के आप ऑटोनॉमी भी छीनेंगे उनसे, तो क्या ये नेचुरल बात नहीं है कि रेजिस्टेंस पैदा होगी, लोग आवाज उठाएंगे। अब अगर उस रेजिस्टेंस में से कोई सर्टेन ग्रुप अगर वायलेंट अप्रोच लेता है, जो जिसको एडवोकेट मैं भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, सब कंडेम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये इसका पूरा मलबा आप किसी और स्टेट पे डाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग तो नहीं सकते।